अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक मर्तबा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा आप लोग यस यस लिखेंगे। अब आपका जो टाइमिंग है कौशल, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस शेर से आज के इस क्लास की हम शुरुआत करेंगे कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सभी का वेलकम है। क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि दोस्तों यहां पर आपका लिखा हुआ है भाषा और कौशल। भाषा का मतलब होता है उर्दू के अंदर जबान, और कौशल का मतलब होता है महारत। देखिए हम लोग बोलते हैं ना, अरे भाई वो पढ़ा लिखा तो सब है, लेकिन हम लोग कहते हैं अरे उसके जो समझाने की जो महारत है ना, महारत ये सबके अंदर नहीं होती है, ये अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। यानी कि दोस्तों हमें बच्चे को जो पढ़ाना है ना, उसको माहिर बनाना है, ये नहीं कि उसको सिर्फ रटवा देना है। तो महारत का मतलब हुआ स्किल्स, या महारत का मतलब हुआ दोस्तों कौशल। ठीक है, चलिए इस पर कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझ लें ताकि आपको आसानी हो जाएगी और बहुत ही आसान हो जाएगा समझने में कि जो भाषा कौशल है यानी जो लैंग्वेज स्किल है, इसके कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। अब ये नहीं पूछा जाता है कि आपको ये कितने टाइप के होते हैं, ये सीटेट में पहले पूछा जाता था इसके लिए, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसके लिए ट्रिक हम लोग याद करते हैं, LSRW। ठीक है, देखिए LSRW। अब इसमें क्या है? LSRW का मतलब हुआ L से लिसनिंग, यानी पहला जो दोस्तों आपका कौशल है वो है सुनना। दूसरा है S से स्पीकिंग, दूसरा जो कौशल है आपका वो है बोलना। क्या है? बोलना। और R से रीडिंग, जो तीसरा कौशल है आपका वो है दोस्तों पढ़ना। क्या है? पढ़ना। और W से राइटिंग, इसका मतलब हुआ लिखना। जो चौथा कौशल है आपका वो है दोस्तों लिखना। अब एक बात याद रखिए कि कोई आदमी अगर ऐसे कर दे कि लिखना को पहले लिख दे, बोलना को बाद में लिखे तो गलत हो जाएगा। ये इसी कर्म में चलेगा, लेकिन सब आपस में अंतः संबंधित है। अंतः संबंधित का मतलब यह हुआ कि अगर कोई आदमी ये सोचता है कि अच्छा जबान की 4 महारतें हैं, ये इब्तिदाई महारतें हैं, ये प्राथमिक कौशल है, यानी दोस्तों ये बिल्कुल जो बेसिक होता है, प्राइमरी स्किल से है, ये होना बहुत जरूरी है। तो हम ऐसा करते हैं कि बच्चे को पहले 2 साल सुनने के लिए कहते हैं, फिर 2 साल बोलने के लिए, फिर 2 साल पढ़ने के लिए, फिर 2 साल लिखने के लिए। तो ये मेथड भी गलत होगा, इसलिए कि ये चारों कौशलें जो हैं, ये चारों महारतें जो हैं एक ही साथ चलती रहती है। ये अंतः संबंधित है, लेकिन इसका क्रम यही रहेगा। यानी बच्चे पहले सुनेगा, फिर उस पर कोई रिएक्शन करेगा, फिर वो पढ़ना आएगा उसको, फिर लिखना आएगा, यानी लिखने का जो काम है वो बाद में होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये दोस्तों चारों है। अब इसमें देखिएगा, चूंकि दोस्तों यहां पर एक चीज आप समझिए, चूंकि भाषा जो है ना भाष से निकला है, और मैंने आपको बताया था कि भाषा ये जो है संप्रेषण जो है, हम लोग जो बातें करते हैं या आपस में अपने विचार को एक दूसरों से पहुंचाते हैं या एक दूसरे के विचार को जो समझते हैं, इसके आदान प्रदान करने का बीच का जो माध्यम है वही होता है भाषा। वही क्या होता है? भाषा होता है। अब मान लीजिए कि हमारे मुंह में टेप लगा होता, हम कहते हैं हमको भूख लगी, हम कैसे कहते हैं? कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन ऐसे डायरेक्ट हम कह दे रहे कि, तो हम अपनी बात को जैसे ही कहा आपने समझ लिया। तो गोया के बीच का माध्यम, यानी हमारे चीजों को, यानी हमारे एहसासात, हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात को दूसरों तक पहुंचाना, और दूसरों के एहसासात, दूसरों के ख्यालात, दूसरों के जज्बात को समझना, इस दोनों के बीच का जो माध्यम है, जरिया है, वो क्या है? भाषा है। अब देखिएगा, इस 4 महारत में से 2 महारतें ऐसी हैं, यानी 2 कौशल ऐसी है
जिसके जरिया हम अपनी बातों को दूसरा तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों जब हम अपनी बातों को दूसरा तक पहुंचाते हैं क्या 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 कर कर, तो एक महारत होगा बोलना, बोलकर हम पहुंचाएंगे, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी महारत होगी लिखना। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इससे आदमी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों बोलना और लिखना, इससे चूंकि हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है हिंदी के अंदर रचनात्मक कौशल। क्या कहते हैं दोस्तों? रचनात्मक कौशल, या फिर इसे ही कहा जाता है अभिव्यक्तिकात्मक कौशल। क्या कहते हैं? अभिव्यक्तिकात्मक कौशल। अभिव्यक्तिकात्मक कौशल, अभिव्यक्ति जे, तो अभिव्यक्ति का मतलब अपनी बातों को दूसरा तक पहुंचाना। ठीक है, तो दोस्तों बोलना और लिखना जो है, इससे हम अपनी बातों को दूसरा तक पहुंचाते हैं, इसीलिए इसको कहेंगे रचनात्मक कौशल, या फिर इसे कहेंगे अभिव्यक्तिकात्मक कौशल। ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया। देखिए जैसे अभी हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बोलकर और लिखकर पहुंचाते हैं अपनी बात को, लेकिन हम दूसरों की बातों को कैसे समझते हैं? तो दूसरों की बातों को या तो हम सुनकर समझते हैं या नहीं तो हम पढ़कर समझते हैं। तो इसीलिए दोस्तों सुनना और पढ़ना को कहा गया है गरहनात्मक कौशल। क्या कहा गया है भाई? गरहनात्मक कौशल। क्या कहा गया है? गरहनात्मक कौशल। क्या कहा गया है? गरहनात्मक कौशल। ठीक है, इसी को उर्दू में कहते हैं अखजी महारत, या दोस्तों इसी को कहा जाता है तहसीली महारत। मतलब यह हुआ कि इन दो कौशलों में दोस्तों, यानी सुनना और पढ़कर, हम दूसरों की बातों को समझते हैं, दूसरों के ख्यालात को समझते हैं, दूसरों के जज्बात को समझते हैं। तो इसीलिए सुनना और पढ़ना क्या हो जाएगा? गरहनात्मक कौशल, या फिर दोस्तों इसे कहेंगे अखजी महारत या तहसीली महारत। बाकी बोलना और लिखना जो है, इसे कहेंगे रचनात्मक कौशल या अभिव्यक्तिकात्मक कौशल। इसी को दोस्तों कहा जाता है तामीरी महारत उर्दू के अंदर। क्या कहते हैं? तामीरी महारत उर्दू के अंदर। ठीक है जे, ये दोनों आप समझ, ये चीजें समझ गए, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी जे। जे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब इसके बाद एक एक चीजों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जबान की महारत, यानी कि जिसे हम लोग कहेंगे भाषा कौशल, भाषा कौशल, या जिसे कहेंगे लैंग्वेज स्किल इंग्लिश के अंदर। भाषा कौशल एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बातों, विचारों को सुनने तथा अपनी बात, विचार और अनुभव को व्यक्त करने में जिन मुख्य कौशलों का प्रयोग किया जाता है, उसे भाषा कौशल कहते हैं। यानी हम अपनी बात को, अपनी विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरे के विचार को, दूसरे की बात को समझने के लिए जिन चीजों का हम दोस्तों प्रयोग करते हैं, उसे ही कहा जाता है भाषा कौशल। क्या कहते हैं? भाषा कौशल। ये जितने अटांग पटांग के मैसेज कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, एक एक करके सबको आप ब्लॉक करते चलिए। ठीक है, इन लोगों को पढ़ना उड़ना है नहीं। ठीक है, एक एक करके रिपीटेड जो आता है मैसेज, उसको ब्लॉक करते चलें। चलिए, तो ये दोस्तों आपका क्या है? भाषा कौशल है। अब देखिए वही चीज, जो चीजें हमने आपको समझाई हैं, उसको यहां पर आप देखेंगे भाषा कौशल के प्रकार। भाषा कौशल के जो प्रकार है वो दोस्तों टोटल कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। तो वही चीज है, इसको आप एक ट्रिक याद रखिए, इससे आपका याद हो जाएगा LSRW। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये नहीं पूछा जाता, लेकिन जब तक ये नहीं समझिएगा आप दोस्तों, तब तक जो है आपको दिक्कत होगी, समझ में आएगा भी नहीं। जे पहला है आपका सुनने की महारत, दूसरा है बोलने की महारत, तीसरा है पढ़ने की महारत, चौथा है लिखने की महारत। सुनने की महारत को बोलेंगे श्रवण कौशल। क्या बोलेंगे? श्रवण कौशल। तो जो श्रवण कौशल है,
ये सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। देखिए कभी कभी यही पूछा जाता है कि सुनने का मतलब क्या होता है। आप मार्केट में चल रहे हैं, बहुत सारी हो हन्गामा शराबा हो रहा है, आप सारी चीजों को तो नहीं ना सुनते हैं, सुनते हैं लेकिन उसका अर्थ समझते हैं? नहीं समझते हैं। सुनने का मतलब ही हुआ अर्थ को समझना। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। तो याद रखिएगा हमेशा, सुनकर अर्थ ग्रहण करना उसी को कहते हैं सुनना। वाचिक या मौखिक कौशल, इसका मतलब होता है विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल, यानी जो आपके विचार है उसको बोलकर जाहिर करना, इसका माना हुआ वाचिक या मौखिक कौशल। पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। देखिए पढ़ने का हमेशा मतलब होगा अर्थ ग्रहण करना, सिर्फ ऐसे ही रीडिंग दे देना, कुछ नहीं समझना, उसका मतलब ही नहीं होता है पढ़ना। उसके बाद होता है दोस्तों लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। लिखने का मतलब होता है कि आपके अंदर जो बातें चल रही है, जो चीजें हैं, उसको व्यक्त करना, यह होता है दोस्तों लेखन कौशल का अर्थ। तो ये चार जो हैं दोस्तों भाषा कौशल के जे प्रमुख क्या है, जे कौशल है। इस सभी को अलग अलग इसमें डिवाइड किया गया है, जिसको यहां पर आप समझ सकते हैं कि भाषा कौशल जो चार प्रकार के हैं। पहला होगा आपका ग्रहणात्मक कौशल, दूसरा आपका है अभिव्यंजनात्मक कौशल, या इसी को कहते हैं अभिव्यक्तिकात्मक कौशल। दोस्तों जो ग्रहणात्मक कौशल है यानी ग्रहण करना, यानी कि दोस्तों एब्जॉर्ब करना, तो उसमें आएगा श्रवण कौशल, किसी की बात को हम सुनकर समझते हैं, या फिर आएगा पठन कौशल, किसी की दूसरे की बात को हम पढ़कर समझते हैं। तो पढ़ना और सुनना ये दोनों आपका आएगा ग्रहणात्मक कौशल में। उसके बाद दोस्तों हम अपनी बात को मौखिक यानी बोलकर करते हैं व्यक्त, या हम अपनी बात को लिखकर। तो बोलना यानी मौखिक कौशल यानी बोलना, और लेखन कौशल यानी लिखना, ये दोनों कौशल क्या कहलाएगा, अभिव्यंजनात्मक कौशल, या इसे ही कहते हैं अभिव्यक्तिकात्मक कौशल, या इसे ही कहते हैं रचनात्मक कौशल। ठीक है, ये दोनों कौशल आपने समझ लिया कि ग्रहणात्मक कौशल किसे कहेंगे, अभिव्यंजनात्मक कौशल किसे कहेंगे। अब दोस्तों आगे देखिए, तहसीली महारत यानी कि ग्रहणात्मक कौशल किसे कहते हैं। श्रवण और पठन की कौशल का संबंध दूसरों के विचारों को समझने से होता है, यानी जो दूसरे के ख्यालात है, दूसरे के जज्बात है, उसको हम सुनकर या पढ़कर ही समझते हैं, इसीलिए इसे ग्रहणात्मक कौशल भी कहा जाता है। किसको किसको, तो दोस्तों हम सुनना और पढ़ना को। अभिव्यंजनात्मक कौशल या रचनात्मक कौशल जिसे कहते हैं तख्लीकी महारत या तामीरी महारत, बोलने और लिखने का संबंध अपनी बात और विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए होता है, इसीलिए इसे अभिव्यंजनात्मक कौशल भी कहा जाता है, जो चीजें हमने आपको पहले समझाई हैं। अब उसके बाद दोस्तों देखिए सुनने की महारत यानी श्रवण कौशल। अब यहां पर अलग अलग चीजें एक एक करके सब पर हम चर्चा करेंगे। सुनने का मतलब क्या होता है, बोलने का मतलब क्या होता है, पढ़ने का मतलब क्या होता है, लिखने का मतलब क्या होता है, इन सब पर क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं, इन सब को बहुत बारीकी से समझेंगे, इसलिए कि ये थ्योरी क्लास है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आपका है सुनने की महारत यानी कि श्रवण कौशल। आपको हमने बताया कि जो चार कौशल है वो इस तरह है LSRW। तो सबसे पहला कौशल कौन सा है, L है, यानी कि सुनना है, लिसनिंग है। तो वही चीज कह रहा है कि चार भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल यानी श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक का मतलब यह होता है कि यह आपके दिमाग में, मस्तिष्क में यह चलने वाली प्रक्रिया है। आप मेहनत करेंगे या न करेंगे, किसी से सीखेंगे या न सीखेंगे, ये ऐसी कौशल है जो साथियों इब्तिदाई दर्जा सबसे पहले इसी का विकास होता है। श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया है। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। यानी ये चार जो कौशल है, आप जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। गोया कि बोलना रुका हुआ है, टिका हुआ है किस पर दोस्तों, जे आश्रित है किस पर, सुनने पर। किसी चीज का प्रक्रिया कब देंगे, जब आप सुनेंगे तब ना दोस्तों। उसके बाद पढ़ना,
और लिखना, ये सब के सब जो है यानी ये चारों कौशल किस पर टिके हुए हैं? श्रवण कौशल पर। इससे लेखन के विकास में भी सहायता मिलती है। आप सुनकर ही लिखते हो, यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है। इसमें ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। सूक्ष्म अंतर का मतलब होता है, ध्वनि का मतलब होता है आवाज, यानी जो आवाजों के दरमियान जो डिफरेंस है, जैसे सौ और शौ। अब दोनों के अंतर को कैसे आप समझेंगे? सुनकर ही तो समझेंगे। हमने कहा सौ, आपने ऐसे लिखा, हमने कहा शौ, आपने ऐसे लिखा, कैसे समझा? तो सुनकर समझा। तो दोस्तों गोया कि लिखने में भी आपके सुनने का एक बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये चारों कौशलों में सुनना एक सबसे दोस्तों पहला कौशल है। अब देखिए श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां, यानी अब देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है? शिक्षण। शिक्षण का मतलब होता है, हमने आपको बताया था कि पैडागोजी यानी शिक्षण, ये क्या होता है दोस्तों कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं और बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, यानी बच्चे को कैसे सिखाया जाए। एक बच्चा कैसे सीखता है और एक बच्चे को कैसे सिखाया जाता है, इन चीजों की जिसमें बात की जाती है उसी को कहते हैं शिक्षण। तो श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां क्या क्या हैं? यानी बच्चे को सुनने का अगर विकास कराना है तो उसके लिए क्या क्या विधियां हैं? तो सबसे पहली विधि है सस्वर वाचन विधि। अब देखिए सुनकर आपको यह लगेगा सस्वर का मतलब क्या हुआ? वाचन का मतलब हुआ बोलना या फिर पढ़ना, और सस्वर का मतलब हुआ स्व मतलब आवाज, स्वर मतलब आवाज, स्व मतलब बुलंद आवाज। यानी दोस्तों इसी को कह सकते हैं कि हमें बुलंद खानदगी, या इसी को कह सकते हैं अपने और इसको आसान में कहिएगा कि आवाज से पढ़ना। तो अगर किसी बच्चे के श्रवण कौशल यानी सुनने का विकास करना है तो सबसे पहले हमको आवाज से पढ़ना भी कराना होगा। उसके बाद है दोस्तों प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि का मतलब यह हुआ कि प्रश्न उत्तर, प्रश्न जोड़ उत्तर। इसका मतलब यह हुआ सवालो जवाब। आप किसी चीज का सवाल कब देंगे, जवाब कब देंगे? जब उसका सवाल को सुनेंगे। तो दोस्तों श्रवण कौशल की शिक्षण विधि में एक विधि ये भी है प्रश्नोत्तरी विधि, यानी कि सवालो जवाब। ठीक है। उसके बाद है श्रुतलेख यानी कि विधि, यानी कि इमला नवेसी, जिसको कहते हैं डिक्टेशन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, श्रुतलेख क्या होता है? हम लिखते हैं बहुत तरह से, जैसे किसी चीज को हमने देखा बोर्ड पर, हमने छाप दिया, उसको कहते हैं अनुलेख, है ना, देखकर नकल करना। और दोस्तों हमने क्या किया कि किसी कोई बोला और हमने कान से सुना फिर हम लिखा, यानी किसी की बातों को सुनकर लिखने का नाम है इमला, श्रुतलेख यानी कि डिक्टेशन। तो दोस्तों एक श्रवण कौशल की शिक्षण विधियों में से एक विधि यह भी है कि श्रुतलेख विधि यानी कि इमला यानी कि डिक्टेशन। और उसके बाद है दोस्तों भाषण विधि। भाषण विधि यह हुआ कि किसी चीज को या किसी लेक्चर को रेडियो या किसी के माध्यम से हमने सुना फिर उसको लिखा, यह भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा जी, भाषण विधि। तो सुनकर ही लिखेंगे। तो ये श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां हमने आपको यहां पर बताने का काम किया। जे चलिए अब उसके बाद एक एक चीज को यहां पर डिफाइन किया गया है, उसी को अलग अलग करके समझाने के काम यहां पे किया गया है। कि पहला है सस्वर वाचन विधि। सस्वर वाचन विधि का मतलब क्या हुआ? स्वर, स्वर का मतलब होता है आवाज और स्व का मतलब होता है बुलंद आवाज, और वाचन का मतलब होता है पढ़ना यानी कि बोलना। स्वर सहित पढ़ते हुए यानी कि आवाज के साथ पढ़ते हुए यानी कि बुलंद आवाज से पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। इससे बच्चे में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त किया जाता है। देखिए एक बच्चा अगर आवाज से पढ़ेगा, आवाज से बोलेगा, तो उसके अंदर जो हेजिटेशन होता है, उसके अंदर जो झिझक होती है, जो उसके अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल होती है, वो काफी हाई हो जाएगी, इसलिए कि उसकी आवाज सही हो जाती है और चूंकि उसको बोलने का तरीका पता चल जाता है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि सस्वर वाचन से क्या होता है? झिझक समाप्त होता है। सस्वर वाचन भावानुकूल होना चाहिए। भावानुकूल का मतलब यह नहीं हुआ कि आप जैसे मन वैसे चिल्लाने लगे, जी नहीं।
चिल्लाने का भी एक अंदाज होनी चाहिए। आप अर्थों को समझकर जी सस्वर करें, यानी लफ्जों के माना को आप समझें, ये होना चाहिए। उसके बाद है विराम, स्वस्वर वाचन विधि, स्वस्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को स्वस्वर वाचन कहा जाता है। इससे बच्चे में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त किया जाता है। स्वस्वर वाचन भावानुकूल होना चाहिए, विराम चिन्हों एवं शुद्धता और स्पष्टता ध्यान में रखना चाहिए। मतलब यह है कि कहां पर हमें रुकना है, कहां पर नहीं रुकना है। जो हमें पढ़े थे उर्दू में रुमूज़े औकाफ, उसी को कहते हैं विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, है ना, थोड़ा सा रुकना, सक्ता, कौमा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सबको हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ये दोस्तों बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दूसरी जो विधि है वो है आपका प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि का मतलब क्या हुआ कि प्रश्न और उत्तर, यानी सवालों जवाब करना। इस विधि के जन्मदाता सुकरात हैं। कौन है दोस्तों? सुकरात हैं। कक्षा में शिक्षण के दौरान अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं। इस विधि में चिन्हों एवं शुद्धता और स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। मतलब यह हुआ कि एक टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपसे हमने सवाल किया कि भाई ये बताओ कि अभिव्यक्तिकात्मक कौशल किसे कहते हैं। अब जो बच्चे बता देंगे तो उससे पता ये चलेगा कि बच्चे सुन रहे हैं, सही से समझ रहे हैं। लेकिन जो नहीं बता पाएंगे तो पता चलेगा कि बच्चे ने अभी तक नहीं समझा। मतलब यह हुआ कि प्रश्नोत्तरी विधि दौरान सबक, कल मैंने आपको बताया था अंदाजा कद्र यानी मूल्यांकन में कि दोस्तों एक अंदाजा कद्र, तश्कीली अंदाजा कद्र जिसे रचनात्मक कौशल कहते हैं, उसमें हमने आपको बताया था कि अगर दौरान सबक यानी दौरान यूनिट ही अंदर से ही कोई सवाल पूछ लिया जाए तो उसको कहते हैं तश्कीली यानी रचनात्मक कौशल, ये रचनात्मक मूल्यांकन। तो उसी को दोस्तों प्रश्नोत्तरी विधि भी कहा जाता है। चलिए अब उसके बाद दोस्तों आगे है जे कहानी कहना व सुनाना विधि। अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने। दोस्तों कहानी बहुत ही अहम होती है जबान सीखने में, भाषा सीखने में, इसलिए कि कहानी में उतार चढ़ाव जे और शुद्ध और अशुद्ध शब्दों मिलते हैं और संदर्भ में आप शब्दों को जानते हैं, इसलिए वो बहुत ही जरूरी होता है। तो कहा जा रहा है कि कहानी भी हमें कहना चाहिए और बच्चों से सुनना भी चाहिए। श्रुत लेख विधि जिसको इमला कहा जाता है, जिसे डिक्टेशन कहते हैं। श्रुत लेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रुत लेख विधि का उपयोग वर्तनी सुधारने हेतु किया जाता। मतलब देखिए जब श्रुत लेख बोला जाता है तो ये एक तरह का लेखन कौशल को सुधारने का है, लेकिन श्रुत लेख का मतलब होता है कि सुनकर लिखना। तो बच्चे का यहां पर कहीं ना कहीं सुनने का भी विकास होता है। अगर वो चीजों को सही से नहीं सुनेगा तो लिख नहीं पाएगा। अगर वो गलत लिख रहा है तो इसका मतलब है वो चीजों को सही से नहीं सुना है। तो गोया के श्रुत लेख विधि जो है ये सुनने में भी दोस्तों आपके हेल्प करता है, मदद करता है। चलिए अब उसके बाद दोस्तों एक है आपका भाषण विधि। भाषण श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है। प्रायः यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है। मौखिक कौशल का मतलब होता है जबानी कौशल। क्योंकि दोस्तों भाषण जब होती है तो लोग मुंह जबानी देते हैं, देख के नहीं। तो इस तरह हम मुंह जबानी जो कौशल है, बोलने की जो महारत है, उसको दोस्तों विकसित करने का एक आधार है भाषण कौशल। अब उसके बाद आपका है बोलने की महारत यानी कि मौखिक कौशल। यानी अब इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि एल का मतलब लिसनिंग यानी कि सुनना, उसके बाद एस का मतलब स्पीकिंग यानी कि बोलना। तो बोलने से तात्पर्य क्या है, बोलने का मतलब क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोलने का मतलब है कि मनुष्य जब अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए भाषा को बोलकर प्रयोग करता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। हम अपने अंदर क्या चल रहा है इसको आप तक जब हम पहुंचाते हैं तो जबानी बोलते हैं, तो इसी को कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, मुंह जबानी बोलना। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। किसी भी भाषा को जब हम सिखाते हैं तो स्टार्टिंग में दोस्तों वो मौखिक तौर पर ही रहती है, यानी कि मुंह जबानी ही हम सिखाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो वही चीज कह रहा है कि भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही
प्रारंभ होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे अब आपका है कि मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज वो सरलतम माध्यम है। यानी मौखिक भाषा जो है वो अपनी बातों को समझाने का सबसे आसान तरीका है। अपने भाषा में यही समझ लीजिए, अगर किसी भी चीज को हम लिख कर देते हैं तो संभवतः हो सकता है कि अगला पढ़ा लिखा ना हो तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन दोस्तों बोलना और सुनना एक ऐसी कला है कि वो हर एक मनुष्य करता है, हर एक मनुष्य के लिए है वो। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज वो सरलतम माध्यम है। सरलतम का मतलब सबसे आसान। मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से नई नई जानकारियां मिलती है। अशिक्षित व्यक्ति बोल चाल कर ही ज्ञान अर्जित करता है। आपने देखा होगा अशिक्षित यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई पढ़ोगे लिखोगे नहीं। यानी पता ये चला कि जो लोग पढ़े लिखे वो मेहनत करते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, पढ़े और लिखे होते हैं। बाकी तो बोलना और सुनना ये तो सब कर लेता है। तो वही चीज कह रहा है कि जो अशिक्षित व्यक्ति होता है, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं होता, अनपढ़ होता है, वो दोस्तों बोल कर ही अपनी बातों को पहुंचाता है। कभी कभी आप देखेंगे व्हाट्सएप में जिन लोगों को लिखने नहीं आता तो वो बोलकर ही कर देते हैं। तो ये चीजें आप याद रखिए। उसके बाद दोस्तों आगे आता है मौखिक यानी अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियां। इसकी विधियां क्या क्या हैं, यानी मुंह जबानी बोलना। तो पहला है दोस्तों, अगर हमको इसका विकास करना है यानी कि किसका, बोलने का, तो इसके लिए दोस्तों पहला ये है वार्तालाप, दूसरा है सस्वर वाचन, तीसरा है कहानी सुनाना, चौथा है वाद विवाद यानी किसी चीज पर दोस्तों ये कराना। उसके बाद आपका है पढ़ने की महारत यानी कि दोस्तों पठन कौशल। देखिए अब यहां पर हम लोग जानेंगे कि पढ़ने का अर्थ क्या होता है, पढ़ने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे इस वाले पूरे इसमें। देखिए एक बात याद रखिए, अगर चीजें आपको सिर्फ जैसे कि हिंदी पढ़ना, हिंदी आप हरफों को यानी शब्दों को पहचानना आ गया, सारे शब्दों को आप पढ़ देते हैं, तो इसको पढ़ना नहीं कहेंगे। पढ़ने का अर्थ होता है शब्दों को दोस्तों उसके अर्थ को जानना, उसके माना को जानना। जैसे सुनने का मतलब यह होता है कि सुनकर अर्थ को ग्रहण करना यानी समझना। जैसे अब मार्केट में चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हमारे कान से टकराती है, लेकिन उसके अर्थ को थोड़ी हम समझते हैं, उसको ध्यान से थोड़ी सुनते हैं। इसी तरह पढ़ने का अर्थ होता है कि जो भी शब्द को आप पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को समझना। समझ रहे हैं? तो पढ़ने की महारत यानी पठन कौशल। पठन कौशल का अर्थ है भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना। ग्रहण करना का मतलब समझना, ग्रहण करने का मतलब समझना। पठन कौशल को स्वयं में अर्थ ग्रहण करने का कौशल माना जाता है, इसीलिए इसे ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। यानी इससे हम अपने आप को अर्थ को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। उसके बाद आपका है पठन प्रक्रिया के सोपान, ये आता है। देखिए सोपान का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। क्या होता है भाई? सीढ़ी। और सीढ़ी का मतलब होता है जीना। यानी पठन प्रक्रिया के जो सोपान है यानी उसके क्या क्या तरीके हैं उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? और एक होता है अर्थ ग्रहण और दूसरा होता है प्रयोग। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, पठन प्रक्रिया के अरकान भी बोल सकते हैं उर्दू के अंदर। रुकन की जमा अरकान यानी कि उसके अज्जा, यानी पढ़ने के क्या क्या रुकन है, क्या क्या अज्जा है, यानी क्या क्या चीजें हैं पढ़ने के लिए जरूरी। तो पहला है प्रत्यक्षीकरण। इस प्रक्रिया में शिक्षक वर्गों, शब्दों, है ना, इत्यादि से छात्रों को परिचित कराता है। मतलब ये होता है कि डायरेक्ट बच्चे को हम चीजों को समझाते हैं कि ये भाई वर्गों नहीं होगा, ये वर्णों होगा। वर्ण से वर्णों बना है, ठीक है। शब्द इत्यादि यानी कि आप बेसिक चीजों को समझते हैं। उसके बाद अर्थ ग्रहण, लिखी हुई सामग्री को पढ़कर उसे मूल भाव को समझना, यानी जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है इसको समझना, इसी को कहते हैं अर्थ ग्रहण। उसके बाद है प्रयोग,
जो ज्ञान अर्जित किया है उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना, यह भी दोस्तों एक बहुत ही अहम चीज है पठन प्रक्रिया के, ठीक है, सोपान में आते हैं। उसके बाद आपके हैं कि पठन के प्रकार। अब देखिए पठन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है सस्वर पठन। सस्वर पठन का मतलब होता है बुलंद खानी, यानी कि दोस्तों जिसे हम लोग कह सकते हैं कि आवाज से पढ़ना, जोर से बोलकर पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह पठन की शुरुआती अवस्था होती है। सस्वर पठन दो प्रकार के होते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि बच्चा जब स्टार्टिंग लेवल में जब स्कूल में जाता है या क्लासरूम में जाता है तो वहां पर आपने देखा होगा कि सबको एक साथ खड़ा कर दिया जाता है और सारे बच्चे कहते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, लेकिन आवाज से खूब चिल्ला रहा है। कोई कहेगा अरे भाई इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, इसी को धीरे। जी नहीं, इब्तिदाई दर्जात में शुरुआती दौर में बच्चे को हमें आवाज से पढ़ानी चाहिए। तो वही चीज कह रहा कि सस्वर पठन जो है ये शुरुआती अवस्था में होती है। जे मौन पठन जो है ये दोस्तों बाद में होती है। मौन पठन का मतलब मन ही मन में पढ़ना। अब जो सस्वर पठन है ये दो प्रकार के होते हैं। सस्वर पठन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है वैयक्तिक पठन। क्या होता है दोस्तों? वैयक्तिक पठन। और दूसरा होता है सामूहिक पठन। देखिए वैयक्तिक पठन क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले पठन को वैयक्तिक पठन कहा जाता है। जैसे कोई एक ही व्यक्ति आवाज से पढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं वैयक्तिक पठन, ठीक है। लेकिन दोस्तों सामूहिक पठन का मतलब दो या दो से अधिक छात्रों द्वारा किए जाने वाले पठन को सामूहिक पठन कहा जाता है। आपने देखा होगा क्लासरूम में एक बच्चा खड़ा हुआ, सारे बच्चे उसके साथ पढ़ रहे हैं, ये सामूहिक पठन है। लेकिन एक ही बच्चा खुद अकेला पढ़ रहा है, अकेला, तो वो वैयक्तिक पठन है, चूंकि वो अकेला पढ़ रहा है। तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा सस्वर पठन के कितने प्रकार? तो दो प्रकार। एक है वैयक्तिक पठन, दूसरा है सामूहिक पठन। ये पूछा भी गया है पिछले बार में, चूंकि अभी इसके बाद जस्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इसको कराएंगे तो उसमें भी आपको ये बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो याद रखिएगा पठन के दो प्रकार है। एक है ये सस्वर पठन के दो प्रकार है, वैयक्तिक पठन, दूसरा है सामूहिक पठन। उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि उसके बाद आपका है मौन पठन। मौन पठन क्या है भाई? जे मौन पठन। मौन पठन क्या है? यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बुलंद, ये आप मन ही मन में पढ़ना, यानी जिसको हम बोलते हैं साथियों खामोश मुताला। खामोश मुताला। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। इस पठन में थकान कम होती है, समय की बचत होती है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। यानी दोस्तों आप जब आवाज से पढ़ेंगे जाहिर सी बात है आपका एनर्जी लॉस होगा, आप थकेंगे जल्दी। लेकिन आवाज से पढ़ना ये इब्तदाई दर्जात के बच्चों के लिए है। लेकिन वही चीज जब दोस्तों मन ही मन में जो स्टैंडर्ड लेवल में चले गए बच्चे, ऊपर चले गए, उनके लिए है। और इस पठन में थकान कम होती है। अब उसके बाद है लिखने की महारत, यानी कि लेखन कौशल। अब जानेंगे कि लिखने का अर्थ क्या होता है और लेखन कौशल कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बारीकी बारीकी चीजें इसमें दोस्तों हम आपको डिफाइन करते जा रहे हैं और इससे आपको चीजों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए पहला है सुलेख। सुलेख का मतलब होता है खुशखत तहरीर। जो लोग यहां पर उर्दू दां हैं वो समझ रहे होंगे खुशखत तहरीर का मतलब क्या हुआ। खुशखत तहरीर का मतलब हुआ कि खूब बेहतरीन बना बना के लिखना। तो लेखन कौशल, सुंदर लिखावट के लिए लिखने का अभ्यास करना सुलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? सुलेख कहलाता है। उसके बाद आपका है अनुलेख। सुंदर लिखावट के लिए पहले से लिखे या छपे सुंदर अक्षरों या शब्दों को देखकर लिखना और अभ्यास करना अनुलेख कहलाता है। आपने देखा होगा किसी किताब के या किसी कॉपी के ऊपर में हेडलाइन में एक बात लिखी होती है, जैसे हमारा हिंदुस्तान महान है, हमने लिख दिया। उसको देखकर आप जो लिखते हैं तो देखकर लिखने का नाम ही क्या है? अनुलेख, यानी नकल करना, यानी नकल। आज फिर आपको कहा जाता है कि भाई तुम नकल करके लिख कर ले आना, एक सफा देख कर लिख कर ले आना, वो भी अनुलेख ही कहलाता है। क्यों लाते हैं? हम अपनी लिखावट को दुरुस्त करने के लिए। तो पहला है दोस्तों सुलेख, दूसरा है आपका अनुलेख। तो सुलेख और अनुलेख का मतलब आप समझ गए। तीसरा है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है? जुबानी लिखे जाने को श्रुतलेख कहा जाता है, जिसको हम लोग इमला कहते हैं।
इस पर चर्चा हमने पहले भी अभी कर दिया है। उसके बाद दोस्तों जो लिखने के प्रकार है उसमें आता है मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी ने इस विधि को प्रतिपादित किया था और इसीलिए दोस्तों इसको मॉन्टेसरी विधि कहा जाता है। उर्दू वाले क्लास में भी इसको हमने आपको समझाया था। पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर लिखवाया जाए। इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? मॉन्टेसरी विधि। आपने देखा होगा अभी सरकारी स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल के अंदर भी दोस्तों ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 9 और फिर 0, इसी तरह एप्पल, ये सारी चीजें जो है ना एक टोकरी में रखी हुई होती है। बच्चे को कहा जाता है कि तुम इससे खेलो, उसको कहा जाता है निकालो बी, उसमें से निकालता है वो बी, तो बी से वो टच हुआ तो दोस्तों उसको एक महसूस होती है, फिर उसको लिखना यानी टच करके लिखना, इसी को कहा जाता है मॉन्टेसरी विधि। तीसरा है दोस्तों खंडशः विधि। खंडशः विधि का मतलब यह हुआ बच्चों द्वारा सार्थक रेखाएं बनाने में निपुणता प्राप्त करने के उपरांत उन्हें वर्णों को खंडों में लिखना सिखाया जाता है, जिससे वे सरलता एवं सहजता से वर्णों को लिखने में निपुणता प्राप्त करते हैं। निपुणता का मतलब होता है महारत। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि एक बच्चे को आपने देखा होगा एक कॉपी भी आती है, जैसे हम उसको क लिखना है तो हमने उसको दिया इस तरह करके, या हमने मान लीजिए कि इस तरह करके दे दिया और इस तरह करके हमने दिया, कहा कि इसको लिखो। फिर हमने मान लीजिए कि उसको ख लिखना है तो हमने इस तरह करके दिया। अब बच्चा क्या करता है, देखिएगा कॉपी में या किताब में भी लिखा हुआ रहता है, वो इस सब को मिलाता है एक दूसरे से, या देखिएगा बिंदा बिंदी करके रहेगा, 1 2 3 4 करके रहेगा, उसको मिलाता है। तो उस विधि को कहते हैं खंडशः विधि, क्योंकि खंड का मतलब होता है टुकड़ा करना, तो उसी को कहते हैं खंडशः विधि। मॉन्टेसरी विधि में स्पर्श होता है, खंडशः विधि में मिलान होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक होता है रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट या सिलेट पर चौक या पेंसिल से बिंदु बनाते हुए शब्द या वाक्य लिख देता है और छात्रों से उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है जिसे शब्द या वाक्य या वर्ण उभर कर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वो वर्णों को लिखना सीख जाता है। पहला जो खंडशः बताए थे दोस्तों वो इस तरह करके, जैसे मान लीजिए हमको क लिखना हो, इस तरह हमने कर दिया, खंड कर दिया। अब जो ये मतलब क लिखना है हमको, मान लीजिए हमको क लिखना है तो इस तरह हमने किया। क के लिए हमने इस तरह किया, क के लिए हमने इस तरह किया, तो ये हो गया आपका खंडशः विधि। और दूसरा जो है रूपरेखा अनुकरण विधि, इसी क को हमने उस तरह नहीं कहा, बच्चे को इस तरह कहा, बिंदु डाल के, है ना, बिंदी डाल के, तो इसको बोलेंगे रूपरेखा अनुकरण विधि। उसके बाद है लेखन कौशल में कुशलता प्राप्त करने के उपाय, यानी एक बच्चे को अगर लिखने में महारत प्राप्त करना है तो वो कैसे कर सकता है, बेहतर कैसे लिख सकता है। देखिए लिखने का अर्थ होता है कि अपनी बातों को, अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को लिखना, अपने अनुभव को लिखना। हमेशा याद रखिएगा, जैसे दोस्तों सुनने का मतलब होता है अर्थों को, शब्दों को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने का मतलब होता है शब्दों को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना। बोलने का मतलब होता है सही जगहों पर सही शब्दों का उच्चारण करना। तो इसी तरह दोस्तों लेखन कौशल को अगर आपको उसमें कुशलता प्राप्त करना यानी माहिर बनना है तो उसके क्या क्या उपाय हैं। तो पहला है सुलेख। सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। इसमें बच्चे को पाठ्य पुस्तक में से देखकर लिखने के लिए कहा जाता है। आप देखेंगे अभी भी कहा जाता है कि तुम्हारी राइटिंग नहीं बनती है तो तुम देखकर लिखो, तो इसको कहते हैं सुलेख। उसके बाद दोस्तों आगे आपका है अनुलेख। अनुलेख का अर्थ होता है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष महत्व है। कक्षा 3 तक अनुलेख का अभ्यास कराना चाहिए, यानी कि देखकर लिखने का नाम अनुलेख है। उसके बाद है श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ है जबानी लिखना। इस विधि में अध्यापक बोलता है और छात्र उसके कथन को सुनकर लिखते हैं। इसे दोस्तों श्रुतलेख में सुंदर लिखावट का महत्व नहीं होता, यानी जो जबानी लिखने में है उसमें बच्चा अगर बहुत अच्छी गोल गोल राइटिंग न भी लिखाओ
तो उसका कोई महत्व नहीं है। श्रुतलेख वर्तनी शिक्षण के लिए आवश्यक है। वर्तनी शिक्षण का मतलब होता है स्पेलिंग। दोस्तों अगर आपको चीजों को नहीं सही से समझते होंगे तो आप गलती करेंगे, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, है ना, इसमें आप गलती करेंगे, सौ और श में गलती करेंगे। तो ये जो है ना, ये जो आपका स्पेलिंग जो गड़बड़ है, ये किससे पकड़ में आएगा? तो श्रुतलेख विधि में आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ चीजें थी जिसको हमने आपको बताया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे ढंग से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग बताइए कि आज के इस क्लास के अंदर जो चीजें आप लोगों ने समझी हैं वो आपको समझ में आ गई, या किसी को कोई दिक्कत है तो एक मर्तबा आप कमेंट कीजिए। और जो चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं उस सभी का मोटा मोटा अगर आप लेख जोखिए करेंगे तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा है भाषा कौशल के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है? भाषा कौशल के बारे में। और भाषा कौशल के बारे में हमने आपको बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो इसमें हमने आपको एक ट्रिक दे दिया था LSRW। देखिए अब ये नहीं पूछा जाता है कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से, ये नहीं पूछा जाता। आपको पूछेगा ग्रहणात्मक कौशल, आपको पूछ लेगा अभिव्यक्तिकात्मक कौशल, आपको पूछ लेगा श्रुतलेख, आपको पूछ लेगा अनुलेख, आपको पूछ लेगा सुलेख, आपको पूछ लेगा कि स्वस्वर वाचन कितने प्रकार के होते हैं जी, ये सब आपको पूछा जा सकता है। कैसा लगा आज का ये क्लास? एक मर्तबा आप लोग कमेंट करके बताइए। और दोस्तों दूसरी बात ये तो आपसे कहता हूं कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। आप मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह उल अज़ीम कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम शाम 7 बजे हमारी मुलाकात होगी। दोस्तों उर्दू पेडागोजी के क्लास में आप इस क्लास को छोड़िएगा नहीं, बाकी टाइम आप जो भी आपका रूटीन है उसको आप करते रहें। इसका PDF एप्लीकेशन पे अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके PDF भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।